तो नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं अपनी आरटीई जो है 2009 की क्लास, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है अपना निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आराम से लास्ट तक देखें। आपके जो भी कुछ अगर डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, और कुछ चीज़ें अगर आपने स्किप की होंगी तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो जो अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर ये क्लास रहेगी अपनी, बिल्कुल उसका सारांश है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये अपना क्या है, बाल शिक्षा का ये अधिकार है। तो ये पारित किया गया था कब? तो ये जो है, जो बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना के लिए अपनी भारतीय संसद जो है, जो संसद है उसमें अपने क्या क्या आ जाते हैं, संसद के पार्ट कौन कौन होते हैं। तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था। तो राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा है, और कौन आता है इसमें, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन सबसे मिलकर अपना क्या बनती है, संसद बनती है, भारतीय संसद। ओके, तो भारतीय संसद ने क्या किया, 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये पारित किया। अब यहाँ पे राज्यसभा में अलग पारित हुआ है। ठीक है, राज्यसभा ने कब मंजूरी दी, लोकसभा ने कब दी, और प्रेसिडेंट के पास में से कब मंजूरी मिली है। तो उसकी कुछ डेट भी हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो एक बार उन डेट्स को भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो राज्यसभा में जो मंजूरी मिली है इसको, तो राज्यसभा में मंजूरी मिली है 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में मंजूरी दी है 4 अगस्त को। कब? 4 अगस्त 2009 को मिली है मंजूरी। और जब बात करेंगे अपन प्रेसिडेंट तक, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी कब दी गई है आरटीई को? तो ये दी गई है 26 अगस्त को। कब दी गई? 26 अगस्त 2009 को। तो यहाँ पे देखो 20 जुलाई है और यहाँ है 4 अगस्त। ठीक है, 20 और 4 वैसे तो 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 26 है, तो थोड़ा सा आपको 2 दिन और यहाँ पे बढ़ा के चलना है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, 20 जुलाई, फिर 4 अगस्त, फिर 26 अगस्त को मंजूरी मिली है। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर अपनी भारतीय संसद बनती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब ये 26 अगस्त वैसे ज़्यादातर जगह दिया रहता है, लेकिन राजपत्र में जो है प्रकाशित कब हुआ है, तो ये 27 अगस्त जो है, 27 अगस्त ऑप्शन में मिले तो वो आपको ज़्यादा ठीक करना है। 27 अगस्त 2009 को ये क्या हुआ है, राजपत्र में, गजट में जो है प्रकाशित किया गया था। ओके, और भारत में जो लागू है वो कब किया गया? तो भारत में लागू की बात की जाए तो भारत में लागू हुआ है, जम्मू और कश्मीर के अलावा लागू किया गया था, लेकिन अभी जो आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो अभी जो वर्तमान में है वो तो सभी जगह पे लागू है। लेकिन जब पहले लागू किया गया था तो ये अपने लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। ठीक है, भारत में। और जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था फिर 5 अगस्त 2019 के बाद में। तो ये पूरा अपने अभी भारत, जम्मू कश्मीर वगैरह सब जगह पे लागू है। ओके, अब इसकी आगे बात करें तो यहाँ पे जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, इसमें निःशुल्क का मतलब क्या है और अनिवार्य का मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे देखते हैं। तो निःशुल्क का मतलब तो ये है कि कोई भी जो बालक है वो किसी भी प्रकार के शुल्क और भुगतान का क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। जो कोई भी तरह का बालक है उसको किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं देना है। कैपिटेशन फ़ी ले लीजिए, चाहे दूसरा फीस है, तो वो ट्यूशन फ़ी वगैरह कुछ भी उनसे नहीं लेना है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उनकी जो भी प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, वो बिल्कुल की पूरी करवानी है। उसको पूरी कराने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वो फ्री में उनको दी जाएगी। फिर अनिवार्य की बात करें तो अनिवार्य शब्द में ये है कि भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के 6 to 14 ईयर एज के जो भी बच्चे हैं, उनका क्या हो, स्कूल में नामांकन हो, मतलब एडमिशन दिलाएं उनको, और उपस्थिति ठहराव कराना है उनका। ये नहीं कि एडमिशन दिला दिया और स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले उनको एडमिशन दिलाना है, फिर उनका जो है उपस्थिति ठहराव, मतलब स्कूल डेली जाएँ, स्कूल में रुके रहें भाई। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना, ये सब समुचित सरकार का दायित्व होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनिवार्य है कि बच्चे को एडमिशन दिलाए, फिर वो डेली रेगुलर स्कूल आए वो, और उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी भी करवाए। ये सारा का सारा जो है अनिवार्य है, और इसके लिए दायित्व किसके पास है, तो वो समुचित सरकार के पास है। समुचित सरकार अभी अपन आगे देखेंगे कि जो है केंद्र सरकार कब होगी और राज्य सरकार, ऐसे अपन आगे देखने वाले हैं। ओके, अब जो अपना है आगे देखते हैं कि आरटीई जो है, आरटीई में कितने तो अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ओके, तो कुल तो अध्याय इसमें कितने हैं, अध्याय इसमें है टोटल 7। तो चैप्टर की बात अपन करें तो अध्याय है इसमें टोटल 7, और धाराएं इसमें हैं कितनी, वैसे पहले 38 थी और बाद में अपन ने एक और जोड़ दिए है, तो अभी इसमें प्रेजेंट में भाई 39 जो है धाराएं हैं। ओके, तो अब हम आप आगे चल सकते हैं।
तो देखिए यही सब बातें यहाँ पे लिखी भी हुई है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है बिल 2009, ये भारतीय संसद में सबसे पहले तो राज्यसभा में गया था। ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा ने मंजूरी दी थी 20 जुलाई 2009, ये डेट अपन याद कर चुके हैं। उसके बाद में ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने पारित कर दिया था। ओके, फिर हमने देखा था कि अपन ने ये जो 20 और 4 जोड़े थे तो अपना तो 24 आया था, लेकिन इसमें अपन को 2 और जोड़ने हैं तो ये 26 आया। ठीक है, 26 और ये अगस्त का महीना है तो 26 और 8, तो 2 और 6 भी 8 होता है। वैसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति जी यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद में ये अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है और इसको फिर पारित कर दिया गया। तो 27 अगस्त को 26 अगस्त तक तो ये हस्ताक्षर वगैरह किए, अधिनियमित हो गया। और 27 अगस्त को अगले ही दिन क्या हो गया, भारत के गजट पत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया। किसमें, भारत का जो गजट पत्र है उसमें इसका प्रकाशन कर दिया गया 27 अगस्त को। और ये अधिनियम जो है भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गणराज्य वर्ष था, तो गणराज्य वर्ष था भाई 60वां। ओके, और अधिनियम संख्या थी कौन सी, 35। ठीक है, 35वां। तो ये सारी जो डिटेल है ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। हिस्ट्री में से, हिस्ट्री बैकग्राउंड में से अगर पूछा जाएगा आरटीकी में से तो ये क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो एक तो 20 जुलाई जो डेट है 20 जुलाई 2009, ये राज्यसभा में सबसे पहले। देन हमने क्या किया इसमें 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त को क्या हुआ है, लोकसभा में गया है। देन अपना प्रेसिडेंट के पास में कब गया है, 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त को गया है। उसके बाद में अपन देखें आगे तो ये बाद में 27 अगस्त को क्या हो गया है, गजट में अपने पारित हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेट्स हैं जो याद रखनी है। और हमने देखा है कि इसमें 7 तो क्या है, 7 तो चैप्टर्स हैं। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं और इसके अलावा जो है 38 धाराएँ हैं, 38 धाराएँ और 1 अनुसूची, और 38 और अभी एक और इसमें जोड़ दी तो 39 धाराएँ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब कुछ संशोधन यहाँ पे किए गए थे। तो आरटी जो था मूल अधिनियम, उसमें 7 अध्याय, 38 धारा और 1 अनुसूची थी। इसमें क्या हुआ, बाद में चेंजेज होते रहे तो 4 वर्षों में यहाँ पे संशोधन किए गए हैं। तो देखो 2012 में तो क्या हुआ है, 2012 में जो धारा 1 है, 2 है, 3, ठीक है, 1, 2, 3 साथ में याद रखनी है, फिर 21, 22 है और फिर 25। तो संशोधन तो इनमें किया गया है 1, 2, 3, 21, 22 और 25, 6 जो धाराएं हैं उनमें संशोधन किया गया। और इसके अलावा जो है एक नई धारा 39 भी ऐड कर दी गई। अब उस 2012 के बाद 5 साल बाद में क्या हुआ, 2017 में धारा 23 जो है, यहाँ पे धारा 23 नहीं थी ना, धारा 23 नहीं थी 12 में, तो यहाँ पे इन्होंने 17 में ले लिया धारा 23 को और इसमें चेंज कर दिया। ओके, फिर इसके बाद में 2019 में क्या हुआ, 19 में धारा 16 और धारा 38 में क्या हो गया, संशोधन हो गया। 19 में 16 और 38 में संशोधन हो गया। तो देखो 19 दूनी 38 होते हैं, तो 2019 में 38 में संशोधन हुआ और यहाँ पे आपको 16 इसके साथ में याद रखना है, जैसे भी आपको जुगाड़ हो वो देख सकते हो आप। फिर 2022 में अनुसूची में संशोधन किया। तो अभी प्रेजेंट में जो अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, 7 तो चैप्टर हैं, चैप्टर में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन धाराएं जो 38 थी उससे बदल के अभी 39 हो गई हैं। तो ऑप्शन में आपको जो मिलेगा तो वो आपको 39 ही करना है। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वहाँ पर 38 जरूर ऑप्शन में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपको 39 धाराएँ करनी है और 1 अनुसूची करनी है, 7 अध्याय। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट तो पूछा जाएगा ही कि कौन सा चैप्टर जो है वो कौन से उसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, मैथ द फॉलोइंग में। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने जैसे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया है ना, और इसके सामने ये लिख दिए और इनमें भी ये वाले 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं इन्होंने रोमन में। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, कन्फ्यूज़न हो गया था कि इधर वाला 1 इससे मैच करना है, क्या करना है, मतलब इस तरह का थोड़ा सा उन्होंने घुमाकर क्वेश्चन बनाया था। तो ये चैप्टर के नाम से ही पूछा था, ये धारा वगैरह से उन्होंने नहीं पूछा था, पर चैप्टर के नाम में भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन ऐसे थे उसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो वो तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा धाराएं जो हैं वो भी अपन पूरी 39 आराम से एक एक देखेंगे। आपको इसके लिए और कोई सी भी क्लास वापस से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के जाते जाते जब आप बताएंगे कि आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी क्लास जो है कितनी बेनिफिशियल रही, आपको कितनी हेल्प मिली, तो प्लीज़ प्यारे से 1-2 शब्द आप ज़रूर लिख के जाएँ कि जी हाँ बिल्कुल आपने बहुत मेहनत की है और जो है ये क्लास हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो प्लीज़ शेयर करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आधे से लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, उसमें आपका पैसा नहीं लगता। और एक हाइप का बटन मिलता है आपको, तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आपको इसको करने में क्या प्रॉब्लम है, तो हाइप भी कर दें। और सब्सक्राइब जो है वो नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें। मैं ज़्यादा आपसे इसलिए नहीं कहती हूँ कि आपका जो भाई टाइम है वो बिल्कुल प्रीशियस है, पर थोड़ा सा जो है भाई जो आपको पढ़ा रहा है उसके पीछे, कंटेंट को लाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इसके ज़रिए आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं करना है तो वो आपकी इच्छा है, आपको कंटेंट फिर भी मिलता रहेगा, तो उसके लिए आप निश्चित रहें। ओके, तो देखिए अध्याय का नाम अपन देखते हैं। तो पहला अध्याय जो है, ठीक है, पहला चैप्टर अपने क्या है, तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है ना, वो ज़्यादातर जगह हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, पहले में तो क्या होता है कि उसके बारे में प्रारंभिक जो है वो सब बताया जाता है, प्रारंभिक बातें वगैरह बताई जाती है। ठीक है, और धारा 1 जो है और धारा 2, तो धारा 1 में तो क्या बताते हैं, इसका जब का है, जब भी ये लागू किया है और इसकी जानकारी वगैरह। और धारा दूसरी जो है उसमें क्या बताते हैं, ज़्यादातर परिभाषा, शब्दावली वगैरह बताते हैं। ठीक है, तो धारा 1 और 2 है, इसमें प्रारंभिक, पहला मतलब प्रारंभिक, ऐसे अपन को याद रखना है, इसमें कोई भी ज़्यादा जुगाड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला चैप्टर है प्रारंभिक और इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 1 और 2। और 1 में तो क्या बताएंगे कि कब लागू किया और क्या है, तो उसकी जानकारी वगैरह यहाँ पे देंगे। और धारा 2 में क्या है, ज़्यादातर जो भी अपन देखेंगे तो पहले में जानकारी और दूसरी धारा में डेफिनेशन, शब्दावली दी रहती है। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर जो है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब जो RTE है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो वो बताया है चैप्टर नंबर 2 में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो RTE है उसके लिए कौन सा चैप्टर है 7 चैप्टर्स में से, तो आपका आंसर होगा 2 चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 3 से 5 तक की धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं इसमें, 3 से 5 तक की धाराएं हैं। 3 धाराएं इसमें है, 3, 4 और 5। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कैसे याद रखेंगे अपन, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो यहाँ पे ये निःशुल्क जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में फ्री लिख सकते हैं। और अब क्या हम इसको देख सकते हैं कि क्या है, आपके पास में कोई सामान है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके साथ में ये चीज़ फ्री 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 है, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो आप क्या है वहाँ पे उसको बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कहीं सेल वगैरह लगी रहती है तो वो बोलते हैं फ्री फ्री फ्री, तो ऐसे वो प्रचार करते रहते हैं। तो फ्री 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 3 बार फ्री आपको लगाना है, तो 3 बार जो आपने फ्री 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 बोला उसी से आपको याद रखना है कि 3 धाराएं हैं इसमें, तो 3 से लेके 5 तक की इसमें धाराएं हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 अपना क्या कहता है ये देखते हैं। तो ये जो कहता है यह है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता जो हैं उनके कर्तव्यों से रिलेटेड ये है अपना चैप्टर नंबर 3। और इसमें धाराएं आती है 6 से लेकर 11 तक। कितनी, 6 से लेकर 11 तक की धाराएं इसमें आती है। तो देखो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें 3 ही लोगों की बात की है एक तरह से अपन देखें तो। पहला क्या है, समुचित सरकार है। दूसरा क्या है, स्थानीय प्राधिकारी है। ठीक है, और तीसरा क्या है, माता पिता के कर्तव्य है। तो अपने को चैप्टर याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समुचित सरकार 1 हो गया, स्थानीय प्राधिकारी 2 हो गया, माता पिताजी आ गए अपने तीसरे नंबर पर। तो इनका हो गया है चैप्टर नंबर 3। अब इसमें अपन को धाराएं याद रखनी है कि कितनी है, तो 6 से लेकर 11 तक। तो इसमें 6 धाराएं हैं, तो तीसरा चैप्टर है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 6 धाराएं अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो 6 धाराएं हैं इसमें, 6 से लेकर 11 तक। अब आगे चल सकते हैं, तो बिल्कुल चल सकते हैं। देखो चैप्टर नंबर 4 देखना है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से रिलेटेड। जो स्कूल है और टीचर उनके क्या भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 4 है अपना। और इसमें धाराएं आती है 12 से लेकर 28 तक। कहाँ से, 12 से लेकर 28 तक की धाराएं इसमें आती है। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या देखा है कि धारा यहाँ 11 तक ख़त्म हो चुकी थी, अब यहाँ पे 12 है। ठीक है, और 12 जो है उसको गुणा करेंगे अपन 2 से, तो कितना आता है अपने पास, 12 जो है उसको अगर गुणा करेंगे 2 से, ओके, वो तो क्या है धारा नंबर 12 को याद करने के लिए, सॉरी। तो धारा नंबर 12 क्या कहती है भाई कि 25% क्या होना चाहिए, 25% जो है सीटों पे दुर्बल वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने आगे की चीज़ें आपको बता दी। हमें ये देखना है पहले कि 12 से 28 तक को हम कैसे याद रखें। तो 12 से 28 याद करने के लिए थोड़ा सा ये देखना है। देखो इसमें 4 है
और 4 का ही क्या है, ये मल्टीपल है 3 है, और ये भी 4 का ही मल्टीपल है। ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि आप भी क्या बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं और आपको विद्यालय में काम करना है। तो चैप्टर नंबर 4 तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसमें ही SMC और SDMC जो है इनके बारे में भी दिया हुआ है, जो कि आपको अलग से भी पढ़ना है। तो बिल्कुल इस चैप्टर को तो बिल्कुल आपको वैसे ही नहीं भूलना है, तो आराम से आपको याद रहेगा। वही विद्यालय और शिक्षकों के हमारे ही क्या है इसमें उत्तरदायित्व बताए हैं, ठीक है। और 12 से लेकर 28 तक यहाँ पे धाराएं हैं। सबसे ज़्यादा धाराएं इसी चैप्टर में अपने पास में है। ओके, तो अब हम आगे चले। फिर 5वें चैप्टर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना क्या है। अब इसमें अब आप शिक्षक वगैरह बन गए भाई, तो आपके उत्तरदायित्व भी दे दिए। तो अब क्या करना है आपको, जो L1 में भाई बने हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है भाई, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम L1 L2 में ही हम लगेंगे, तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना करना पड़ेगा अपन को। और धारा आएगी इसमें 29 और 30, ठीक है, धारा आएगी इसमें 29 और 30 नंबर की। अब हम आगे चल सकते हैं। 6 नंबर का जो चैप्टर है ये कहता है बालकों के अधिकार का संरक्षण। क्या होना चाहिए इसमें, बालकों के जो अधिकार है, बाल अधिकार, उनका संरक्षण होना चाहिए। और धारा है 31 से 34 तक की। कितनी है धारा, 31 से 34 तक की इसमें धाराएं हैं। 4 धाराएं इसमें हैं, 31, 32, 33 और 34, ठीक है। और 7वां जो है लास्ट चैप्टर वो है प्रकीर्ण। इसमें अन्य मुख्य बातें लिखी हुई है। 35 से लेकर 39 तक की धाराएं इसमें है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने लिए ये है चैप्टर नंबर 4। ओके, तो इसमें ही जो शिक्षण घंटे वगैरह हैं और SMC SDMC बहुत सारी बातें हैं जो अपन को यहाँ पे करनी है। तो बिल्कुल भी आपका समय व्यर्थ ना करते हुए अपन आगे चलते हैं। तो प्रारंभिक जो अपना है पहला चैप्टर उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो इस वाले पेन से लिख रही हूँ, तो ताकि क्या है ना, ये PDF जो है हाईलाइट फॉर्म में ही आपको मिल जाए, तो आपको ज़्यादा जो आप पे फोकस करना है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं लिख दूँगी तो फिर आपको प्रिंट कराने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं ये PDF आपको हाईलाइट के साथ ही देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये दूसरे वाले पेन का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो जो मैं लिख रही हूँ वो वही गायब हो जाता है, ठीक है। ये मिस्टर इंडिया की तरह है, तो थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए ये किया जा रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, वरना दूसरा पेन अपन ले लेंगे। तो ये भी अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके सजेशन के लिए हमेशा जो है आपका स्वागत है। फिर भी आप सजेशन ही नहीं देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो पहला चैप्टर अपन को देखना है प्रारंभिक चैप्टर। तो इसमें अपन ने देखा था कि कौन सी धाराएं थी, धारा नंबर 1 थी और धारा नंबर 2 थी। 2 धाराएं थी इसमें। पहले में तो अपन ने जो है इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखना है। जैसे अपन भाई सबसे पहले कोई पेन लेने गए, ठीक है, पेन लेने गए तो अपन क्या करते हैं, पेन को चला कर देखते हैं और सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना नाम ही तो लिखते हैं। वहाँ पे नाम लिखते हैं या फिर सिग्नेचर वगैरह करके देख लेते हैं कि ये पेन कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। तो वही है बस की संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है धारा नंबर 1 में। ओके, तो पहली धारा ये हो गई। अब इसमें भी देखो और चीज़ें भी दी गई है यहाँ पर, तो ये भी अपन को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड का अपन को कोई भी पता नहीं है कि भाई वो क्या करे कि मैच द फॉलोइंग में कहाँ से क्वेश्चन दे दे। ऊपर का ओवरव्यू तो अपन ने यहाँ से देख ही लिया है, ठीक है। अब हम धाराएं जो है उनका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अगर कोई भी अपन गाइड देखोगे आप या फिर कुछ भी मैटर आपके पास है तो वो फटाफट से रिकॉल हो जाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग आपको ना खपाना पड़े। तो चलिए, तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आप सबको पता है भाई, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 है। निःशुल्क और है यहाँ पे, और बाल शिक्षा, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राइट टू चिल्ड्रन टू है यहाँ पे, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, ये इसका पूरा नाम है। ओके, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। अब ये बात जो है भाई जब इन्होंने लागू किया था ना तब की बात है ये 2010 की, लेकिन अभी क्या है, अभी तो ये सारी जगह पे ही लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी तो आर्टिकल 370 जो है अपना संविधान का, उसके विशेष प्रावधान से जम्मू कश्मीर से हटा लिया है उसको, इसलिए अब ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ पर भी लागू है। तो ये बात भाई अभी की नहीं है, ये पहले की है, पर अपन को याद रखनी है क्योंकि ये वहीं पर ऐसे ही लिखी हुई है और ये अपन को अलग से याद करनी है, ठीक है। तो 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी लागू है। ये बात पहली धारा में ही लिखी गई है। फिर ये उस तारीख को लागू होता है जब क्या होता है, केंद्र सरकार राजपत्र में इसको अधिसूचना के द्वारा नियत कर दे। तो 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हो गया है, लागू हो चुका है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो चुका है। और 2012 में संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, इसमें उपधारा जोड़ी है, ठीक है। उपधारा जो है ये जोड़ी है 4 नंबर की और 5 नंबर की। ओके, फिर देखते हैं आगे। तो संविधान का जो अनुच्छेद नंबर है 29 और 30, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद है 29 और 30, इसके अधीन जो भी क्या है एक्ट है, उसके उपबंध बालकों को क्या कहते हैं,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिए जाने के संबंध में लागू होंगे। तो ये जो है, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो 29 और 30 जो आर्टिकल है उसमें भी बालकों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर जो इस अधिनियम की बात है वो कौन नहीं मानेंगे, मदरसे, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, ठीक है। आरटीई वाली मदरसों पे, वैदिक पाठशाला पे, धार्मिक शिक्षा पे। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है धारा एक नहीं, आरटी एक्ट जो है 2009 वो लागू नहीं होता है। तो मदरसे हो गए, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूट, ठीक है। 3 याद रखने अपन को। अब धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन में इन्होंने जो भी चीज़ें अपन आगे देखेंगे, जैसे समुचित सरकार क्या है, बालक क्या है, निःशक्त बालक क्या है, दुर्बल बल बालक है, तो उन सब के बारे में बताया गया है कि आगे जाके जो भी चीज़ें अपन ने भाई यूज़ करी हैं धाराओं में, उन सबको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे कोई अच्छी बुक होती है तो उसमें पहले ही क्या कर दिया जाता है कि आगे हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी, शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो सब एक चार्ट मतलब एक टेबल के रूप में दे दिया जाता है। वैसे ही चैप्टर नंबर 2 में यही किया है कि परिभाषाएँ दी गई हैं जो आरटीई एक्ट 2009 में अपन ने प्रमुख शब्दावली है उसके लिए अपन को इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, समुचित सरकार का मतलब अपन को समझना है एक तो समुचित सरकार क्या होगी, ऐसा स्कूल जो क्या होगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और संघ और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित होगा, नियंत्रित होगा, संचालित होगा। तो फिर समुचित सरकार कौन होगी, केंद्र सरकार ही होगी। मतलब जो भी क्या है, सीबीएसई के स्कूल है या फिर यूनियन टेरिटरी में जो भी स्कूल स्थापित संचालित हो रहे हैं तो उनके लिए समुचित सरकार कौन होगी, केंद्र सरकार होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि हमने देखा कि जो भी अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात कर ली, और उसके अलावा जो भी बात है, कोई भी जो भी विद्यालय हैं, तो जैसे कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हो गए तो समुचित सरकार कौन हो जाएगी, राज्य सरकार हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कूल है तो फिर समुचित सरकार कौन हो जाएगी, अपनी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। जैसे कि अपने सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है राजस्थान के वो सब हो गए, तो उसमें समुचित सरकार अपनी राज्य सरकार होगी। सीबीएसई वाले जो भी एफिलेटेड स्कूल हैं वो सारे के सारे उनके लिए केंद्र सरकार हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ देखो, विधानसभा युक्त जो संघ राज्य क्षेत्राधिकार है तो उसमें कौन होगा, संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये सरकार होगी, समुचित सरकार। तो ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है कि समुचित सरकार जो है कब कब चेंज अपने होती रहेगी। फिर आगे देखें कि प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति फीस मतलब कैपिटेशन फीस है। तो इसमें अगर जो भी कोई स्कूल है तो स्कूल क्या करता है, एक फ़ीस निर्धारित करता है, ठीक है। तो जो भी निर्धारित शुल्क है उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का भुगतान, डोनेशन और सहायता है तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटेशन फीस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटेशन फीस क्या होती है, ये पूछ ले आपसे तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि स्कूल ने एक फ़ीस तो डिसाइड कर रखी है। मान लीजिए भाई फर्स्ट क्लास की फ़ीस 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये के अलावा भी अगर आपसे किसी भी तरह का जो है पेमेंट, डोनेशन, सहायता अगर मांगते हैं तो वो जाती है किसके अंदर, कैपिटेशन फ़ीस के अंतर्गत, ठीक है। तो कैपिटेशन फ़ीस वगैरह नहीं ले सकते, तो ये अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी अपन को देखना है कि भाई ये होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझाया है कि आगे इन्होंने ये शब्द जो यूज़ किए हैं वो किस संदर्भ में किए हैं, तो थोड़ा सा इनको देखते हुए चलना है। तो थोड़ी सी क्लास देखो लंबी हो सकती है, पर इसके बाद में आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और वीडियो भी अपने पास में रहेगी। तो अब 2x पे तो आराम से एक बार और इसको देख लेना, तो 100% आपका आरटीई का क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो बालक की बात करते हैं। तो बालक जो है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के कोई भी बालक और बालिका का मतलब रहेगा, ठीक है। 6 से 14 साल के कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए इन्होंने सिर्फ बालक शब्द का बार बार ये यूज़ करेंगे। ये नहीं कि लड़के को ही मानेंगे, भाई लड़कियाँ भी है यहाँ पर, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक आ जाएंगे इसमें। अब देखो, ये अलाभित असुविधाग्रस्त समूह के बालक, इससे एक क्वेश्चन भी बना था, अच्छा एग्जाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, पर अलाभित और असुविधाग्रस्त समूह का बालक जो है चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप में असुविधाग्रस्त समूह में कौन से बालक रहेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो इसमें एक तो आ जाएंगे एससी, तो मैं ये देख देती हूँ, चलो, शेड्यूल कास्ट के। फिर ये आ जाएंगे एसटी के बालक। फिर यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए बालक मतलब बैकवर्ड जो क्लास के बालक हैं ये आ जाएंगे। समुचित सरकार द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग और अन्य कारक के आधार पर जो भी अधिसूचना से घोषित हैं वो सारे बालक भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली जो भी सारे के सारे बालक हैं वो भी जो क्या है नोटिफिकेशन के माध्यम से अलाभित में शामिल किए हैं वो सब भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, AWS, तो ये सब क्या है, ये सभी जो बालक है ये इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 2012 के संशोधन एक्ट के अतिरिक्त क्या हुआ है, जो असुविधाग्रस्त बालक है ये डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें निःशक्त बालकों को भी जोड़ दिया गया है। पहले इसमें ये निःशक्त बालक नहीं थे, अभी इसमें जो है 2012 का जब संशोधन किया
तब इसमें ये भी जोड़ दिया गया, क्योंकि अपन ने देखा था ना 2012 के संशोधन में धारा नंबर 1 को, 2 को, 21 को, 22 को और जो है 24 को, इनको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। तो जो है 2012 के संशोधन में इन्होंने ये किया कि जो असुविधाग्रस्त बालक हैं उसमें निःशक्त बालक भी जो है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को भी इन्होंने ऐड कर लिया है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि भाई ये SC ST OBC वगैरह तो थे ही, इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह के भी है, और बाद में इन्होंने जो है किसको जोड़ा है, तो निःशक्त बालकों को भी इसमें जोड़ लिया गया है डिसएडवांटेज ग्रुप में। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। अब राजस्थान जो सरकार है उन्होंने नोटिफिकेशन अभी 25 में ही जारी करके क्या किया, 25-26 जो सेशन चल रहा है उसमें जारी करके क्या बोला है कि बालकों को असुविधाग्रस्त समूह के बालक में किनको रखा है, तो इन्होंने रखा वही SC वाले बालक आ गए, यहाँ ST वाले हो गए। ठीक है, SC ST ये निःशक्त बालक हो गए। अब इसके अलावा देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाथ बालकों को भी इसमें ले लिया, किसको ले लिया, अनाथ बालकों को भी ले लिया है। और इसके अलावा अनाथ बालक आ गए, युद्ध विधवा का बालक। ठीक है, अगर जो भी कोई भाई महिला हैं उनके पति का क्या है, युद्ध करते करते देहांत वगैरह हो गया है, शहीद हो गए हैं, तो उनके जो भी बालक हैं, चाइल्ड हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे असुविधाग्रस्त वाले में अपने राजस्थान गवर्नमेंट में। तो अनाथ बालक हो गए, युद्ध विधवा का माल बालक हो गया। इसके अलावा BPL जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, OBC अपन ने देख ही लिया था, SBC विशेष पिछड़ा वर्ग जो है ये, और जो जिस भी ठीक है OBC और SBC जो है स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है उनके बालक भी इसमें आएंगे। जबकि क्या है भाई, उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए हो। ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर उसमें काउंट उनको नहीं किया जाएगा। OBC और SBC के लिए ये बात है। फिर HIV और कैंसर से पीड़ित जो बालक हैं और उनसे प्रभावित जो भी भाई माता पिता संरक्षक है, तो उनके बालक भी इसमें आएंगे। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 2025-26 में ही ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये सारे एक बार और देख लेना है। SC के बालक हो गए, अनाथ बालक हो गए, ST वाले हो गए, युद्ध विधवा का बालक हो गया, निःशक्त हो गए, BPL के बच्चे हो गए, OBC SBC में याद रखना है मैक्सिमम इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए। HIV से रिलेटेड है तो भी आपको इसमें असुविधाग्रस्त में रखा जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट में ये अभी नोटिफिकेशन में बात की गई है। अब देखो असुविधाग्रस्त देख लिए, अब देखो दुर्बल वर्ग। ठीक है, तो दुर्बल वर्ग का ये नहीं है कि कोई दुबला पतला है और ऐसा ही है तो उसको दुर्बल वर्ग में काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन में किसको रखा है भाई, समुचित सरकार द्वारा जो घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम आय वाले जो पेरेंट्स हैं या जो संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, तो उनके बालक आएंगे। और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये लिमिट क्या की हुई है, 2.5 लाख रुपए की हुई है। जैसे यहाँ पर थी वैसे ही यहाँ पर है कि दुर्बल वर्ग के बालकों में कौन आ जाएंगे भाई, जो आएंगे जिनकी पेरेंट्स की संरक्षक की इनकम कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। ओके, अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा। तो ये प्रारंभिक शिक्षा वर्ड अपने आगे बहुत बार आएगा। तो इसमें देखो प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, तो इसमें 1ली से 8वीं क्लास तक की कक्षा को बताया गया है। ठीक है, 1ली से 8वीं कक्षा के लिए ही अपन ये यहाँ पे देख रहे हैं RT। तो इन्होंने सारी की सारी जो बात है प्रारंभिक शिक्षा इसको कहा है। और जो RT 2009 अपन देखेंगे उसमें कहीं पे भी आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के जो है शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक में तो अपना 1 से 5वीं आ जाता है और उच्च प्राथमिक में 6ठी से 8वीं। तो ये जो है अलग अलग इनके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 8वीं क्लास तक की शिक्षा के बारे में ही इन्होंने डायरेक्ट बताया है। फिर संरक्षक किसको कहा है भाई, जो ऐसे व्यक्ति जो बच्चे की क्या करे, देख रेख में और सुरक्षा में हो, या फिर प्राकृतिक संरक्षक किसी न्यायालय या कोर्ट से क्या हुआ गया नियुक्त किया गया व्यक्ति जो है वो संरक्षक कहलाएगा। गार्जियन किसको कहेंगे वो बता दिया। फिर स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएंगे, ये भी आएगा अपने। ठीक है, तो नगर निगम या नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत गांव, नगर जो भी है, तो उन सब के जो भी कोई अधिकारी हैं और संस्था जिसमें क्या है विद्यालय नियंत्रण के लिए कानून के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो बाल अधिकार संरक्षण है, अगर बच्चों को कोई भी उनके अधिकारों से रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो उनका संरक्षण करने के लिए ये एक बनाया गया है आयोग। तो ये 2005 की धारा 3 के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो है NCPCR ये कार्य करेगा। 2005 का एक्ट है और धारा नंबर है इसकी 3, इसके अधीन ये काम करेगा। माता पिता में वही है भाई, किसी बालक के प्राकृतिक या सौतेले माता पिता या फिर जिन्होंने उसको गोद लिया है वो सब माता पिता की कैटेगरी में है। स्कूल में मतलब है इनका प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक देने वाले सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त कोई स्कूल हैं वो सब यहाँ विद्यालय हैं। जैसे समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी नियंत्रित द्वारा जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल हो जाएंगे। और समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो आवर्ती खर्चे की पूर्ति के लिए पूर्णतः या फिर जो है थोड़े से डिपेंडेंट है, अनुदान लेते हैं, वो सब स्कूल भी इसमें आ जाएंगे।
स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्कूल आ जाएंगे, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेते हैं, प्राइवेट स्कूल है तो वो भी इसमें आ जाएंगे, तो उनको भी ये आरटीई के रूल मानने ही पड़ेंगे। तो ये विद्यालय की बात की गई। फिर अनुवीक्षण प्रक्रिया स्क्रीनिंग प्रोसेस, जैसे कि भाई आपको कोई स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपका टेस्ट ले रहे हैं तो वो नहीं ले सकते, वो आगे बात करेंगे। पर स्क्रीनिंग प्रोसेस यही है कि भाई रैंडम मेथड से क्या है, किसी अन्य बालक पर वरीयता देने के लिए अपनाई गई टेक्निक है। तो ये सब है कि भाई बच्चे का टेस्ट ले ले, पेरेंट्स का इंटरव्यू वगैरह ले ले तो ठीक है। फिर विशेष श्रेणी निर्दिष्ट प्रवर्ग स्पेसिफाइड कैटेगरी, तो इसमें आ जाएंगे अपने केंद्रीय विद्यालय, केवी, एनवीएस, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल वगैरह, तो ये सब है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड कैटेगरी में हो जाएंगे। फिर अपना है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो वो अपन ने ऊपर तो क्या देखा था, नेशनल वाला, यहाँ पे वही है, राज्य आ गया, यहाँ पे बस स्टेट आ गया, सेम वही है, तो वही बात लिखी हुई है बस, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी, ये सब डेफिनेशन थी, पर आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से क्लियर हो जाए, इसलिए अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे रुक के टाइम दिया है, ओके। तो अब अपन देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, धारा नंबर 1, धारा नंबर 2 अपन देख चुके हैं। अब अध्याय 2 में अपन ने क्या देखा था, अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अपन को देखना है, ठीक है। और इसमें कितनी धाराएं थी, तो ये निःशुल्क से मैंने बताया था कि फ्री 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 3 बार फ्री आपको बोलना है, ठीक है। तो 3 बार फ्री से आपको याद रखना है, धारा 3 है, 4 है और 5, ठीक है। तीसरी धारा क्या कहती है, इसमें तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में ही बताया। चौथे नंबर की जो धारा है वो कहेगी आपसे प्रवेश के बारे में, ठीक है, एडमिशन के लिए। और 5वें नंबर में स्थानांतरण, टीसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाएगी, ओके। तो धारा नंबर 3 जो है इसको अपन अब आगे और अच्छे से देख लेते हैं। तो धारा 3 जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि अध्याय तो अपना कौन सा है, अध्याय तो 2 है, अध्याय तो 2 है जिसमें ये बोला है, और धारा पूछ ले तो धारा है 3, ठीक है। तो अध्याय 2 है और धारा 3 है इसके लिए, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो उल्टा सीधा ऑप्शन में जरूर देगा आपको और ज़रूर फंसाएगा, ओके। अब धारा 3 में और क्या चीज़ें लिखी हुई है तो ये देखते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के जो प्रत्येक बालक है उसको क्या हो, अपने आसपास ही नेबरहुड में ही अपनी प्रारंभ जो क्या है उसकी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो पूरी करने का अधिकार होगा। ये नहीं कि उसके आसपास कोई स्कूल है उसमें उसको एडमिशन नहीं दिया गया है और दूर वाले में एडमिशन दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो नेबरहुड जो स्कूल है, नज़दीकी स्कूल में ही बच्चे को एडमिशन मिले और वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे, उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो कोठारी आयोग की सिफारिशों से लिया गया है। फिर कोई भी बालक ऐसे शुल्क या भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से रोकता है, ठीक है। कोई सा भी शुल्क वगैरह इनको नहीं देना है जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होने से रोके, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। बहुनिशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटी और गंभीर निशक्तता, सीवियर जो डिसेबिलिटी है, ऐसे बालकों को क्या होगा, घर आधारित शिक्षा चुनने का भी अधिकार होगा कि वो घर बैठे ही क्या है भाई एजुकेशन ले सकते हैं। किन किन को, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे और सीवियर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ये अधिकार है कि वो घर बैठे ही क्या है भाई एजुकेशन ले सकते हैं। और इसको 2012 का जो संशोधन किया था अपन ने, धारा 1, 2, 3 में अपन ने देखी थी, तो उसमें जो है इसको ऐड किया है, संशोधन किया है। धारा 4 की बात करते हैं अब। तो 4 जो धारा है ये कहती है अपन से प्रवेश नहीं लेने वाले और प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे जो हैं क्या है स्कूल में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो इसको 4 को कैसे याद रखोगे, धारा 4 को याद रखेंगे अपन चिरायु से। किससे याद रखेंगे, चिरायु से याद रखेंगे। तो 4 जो है वो किसकी बात करती है, धारा 4 बात करती है आयु की, ठीक है। किसकी बात करती है, आयु की। तो धारा 4 जो है वो बात करेगी आयु की। तो आयु के अनुसार कक्षा में यहाँ पे प्रवेश मिलेगा। किसको मिलेगा, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको, और जिनका नामांकन ही नहीं हुआ है, अनामांकित है उनको। तो यही बात लिखी हुई है, प्रवेश नहीं लेने वाले और प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान, ये तो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और एज के अनुसार जो है यहाँ पे एडमिशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो यही है कि यदि कोई बालक जो है 6 साल से ज़्यादा का हो गया है और अभी तक भी उसने भाई स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, तो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरी करने से पहले वो उसको स्कूल को छोड़ चुका है, तो उसको आयु के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे डायरेक्ट तो पूछेगा तो, पर आजकल ऐसे पूछता है कि एक एग्जाम्पल दे दिया और अब बताइए कि इसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सी क्लास में मिलेगा। तो ये देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, तो इसमें अपन देखते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, यदि बालक 8 वर्ष का है तो उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा, ये आपको मान लो नहीं दिया,
तो ये दे दिया कि आरटीई की जो धारा 4 है उसके अनुसार बालक अगर 8 वर्ष का है तो उसको कौन सी क्लास में है एडमिशन मिलेगा, 9 वर्ष का है तो कौन सी क्लास में मिलेगा, 10 वर्ष का है तो कौन सी में, तो ऐसे उसको प्रवेश कैसे मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो आरटीई जो है अपनी 6 से 14 वर्ष के लिए है, तो 1 से 5 वर्ष तक जो है कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इनको बच्चों से, ऐसे मान लेते हैं। तो जो भी बच्चे की रियल एज है ना, जो रियल एज दी है उसमें से हमें 5 वर्ष घटा देने हैं, तो वो अपना क्या जाएगा, उसी की कक्षा में उसको प्रवेश मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना, आराम से आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। जो भी बच्चे की एज दी है उसमें से 5 घटा दो, उसी कक्षा में उसको प्रवेश दे दो। देखो अब यहाँ पे बालक 8 वर्ष का है तो इन्होंने क्या किया, कक्षा 3 में प्रवेश दिया। 3 में प्रवेश दिया मतलब क्या है, 8 में से अपन ने 5 घटा दिए, रियल एज थी इसमें से 5 घटाए तो 3 आ गई कक्षा। ऐसे ही 9 वर्ष का है तो 9 में से अपन को क्या घटाने, 5, तो 9 में से 5 अपन घटाएंगे तो कक्षा 4 में प्रवेश दे दिया। 10 वर्ष का है, 10 में से 5 घटाया तो कक्षा 5 में प्रवेश दे दिया। आपकी मर्जी पड़े वो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन भाई कक्षा 8 तक ही उसको प्रवेश मिलेगा आरटी के तहत, ये नहीं कि कक्षा 10 की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बात, तो ऐसे ही आगे भी प्रवेश मिल जाएगा। यदि किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है तो उसको ऐसा अधिकार होगा कि वो विशेष प्रशिक्षण, स्पेशल ट्रेनिंग जो प्राप्त करने का है उसके आधार पे बच्चे को भाई सेम लेवल पे ले आए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट एज के अनुसार प्रवेश दे दिया है तो फिर क्या होगा, बच्चे की जो भी भाई पढ़ाई वगैरह छूटी है तो उसको क्या है, स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह दे करके और बच्चों के समान उसको करना पड़ेगा। ये सब शिक्षकों का कार्य है, तो ये आपको भाई करना पड़ेगा अगर ऐसा बच्चे को एडमिशन देना है, ठीक है। और एडमिशन आपको देना ही पड़ेगा, एडमिशन देने से भी मना नहीं कर सकते हैं। अब यदि कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश कर लेता है और उसे 14 साल के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बात है भाई, ये केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 4 के प्रावधान जो है ये प्राइवेट स्कूल के लिए बाध्यकारी नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है भाई ज़रूरी नहीं है कि ये बात माने कि भाई 14 साल का बच्चा हो गया उसके बाद भी उसको एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे ही, है ना, और इतनी साल का है तो उसमें से 5 साल कम करके ही उसको उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाए। तो प्राइवेट स्कूल जो है भाई वो यहाँ पे बाध्य नहीं है, केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण कहता है भाई ये बात। अब धारा 5 देखते हैं। धारा 5 जो है ये क्या कहती है, अन्य विद्यालय में ट्रांसफ़र। तो बच्चे का जो है भाई ट्रांसफ़र यहाँ पे होना, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो टीसी की बात यहाँ पे की गई है धारा नंबर 5 में। जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की भाई व्यवस्था ही नहीं है, मान लो कहीं पे ऐसा स्कूल है जहाँ पे ऐसा है जहाँ पे बच्चे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, तो बालक क्या करेगा, दूसरे स्कूल में जा सकता है, स्पेशल कैटेगरी के विद्यालय और सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त जो विद्यालय उनको छोड़ के, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी के जो स्कूल हैं और जो वही स्कूल अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं वैसे निजी स्कूल जो हैं उनको छोड़ के, उनके अलावा जो भी स्कूल है ना उनको छोड़ के बच्चा दूसरे स्कूल में जा सकता है, उसके लिए उसको टीसी लेने का पूरा अधिकार है। यदि किसी बालक को किसी कारण से राज्य के भीतर या राज्य के बाहर अन्य विद्यालय में जाना पड़े तो अन्य विद्यालय में प्रवेश का अधिकार उसको होगा। ये है कि भाई जैसे किसी के पेरेंट्स अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो कल को उनका ट्रांसफ़र कहीं दूर हो जाता है तो फिर उनको ये नहीं है कि भाई वो राज्य से बाहर जा रहे हैं तो उनको दूसरे विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना ही पड़ेगा। तो आप भाई उनसे प्रवेश का अधिकार जो है वो नहीं छीन सकते हैं, उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा और टीसी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसमें भी वही है, स्पेशल कैटेगरी के और इस अनुदान जो नहीं ले रहे हैं सरकार से तो वो सारे प्राइवेट स्कूल भी अलाउ इसमें नहीं होंगे, ठीक है। फिर किसी भी कारण से अन्य विद्यालय में वो एडमिशन लेना चाहता है, उसकी मर्जी है भाई, कोई भी कारण नहीं बताना चाह रहा तो भी उसको प्रवेश देना पड़ेगा और टीसी तुरंत जारी करनी पड़ेगी, तुरंत टीसी उसकी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि टीसी रोक कर बैठे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले कई जो हैं टीसी नहीं देते हैं टाइम पर, ठीक है, तो वो गलत है, सब टीसी देनी ही पड़ेगी। अगर टीसी नहीं देते हैं, टीसी में प्रवेश देरी में प्रवेश करते हैं मतलब, तो क्या होगा, टीसी जारी करने में देरी करते हैं, विलंब करते हैं तो उन पे अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, उन पे कार्यवाही की जाएगी जो भी स्कूल वाले हैं। तो देखिए अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं अध्याय नंबर 3 जो कि कहता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। याद कैसे किया था, एक अपना थे समुचित सरकार, दूसरे हैं स्थानीय प्राधिकारी, तीसरा है माता पिता के कर्तव्य। तो 3 नंबर का अध्याय है। धाराएं कितनी हैं, 3 जो है ये है चैप्टर, इसका 2 गुना 6 धाराएँ इसमें है, ठीक है, 6 धाराएँ हैं। स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट भी 6 से ही होगी, कितनी अच्छी बात है। 3 तो चैप्टर का नाम है, दुगना किया तो 6 धाराएँ टोटल हैं और टोटल 6 धाराएँ हैं और स्टार्ट भी 6 नंबर से ही हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है चैप्टर नंबर 3 में। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, ये धारा 6 कहती है। क्या कहती है, धारा 6 कहती है ये बात। अब इसमें क्या होगा, ये कानून लागू होने के 3 साल के अंदर क्या होगा, ये कानून जब लागू हो जाएगा
तो 3 साल के अंदर समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी ऐसे स्थान पर स्कूल की व्यवस्था करेंगे जहाँ पे बच्चों के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, तो इन सब का कर्तव्य क्या होगा भाई, समुचित सरकार जो है, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार रहेगी, संघ राज्य कब रहेगी, वो अपन ने शब्दावली में देख लिया है। तो वो सब जो समुचित सरकार है, लोकल अथॉरिटीज़ है, तो ये सब जब विद्यालय स्थापित कब करेगी, जब भाई क्या है बच्चों के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो 3 साल के अंदर अंदर जो है सरकार को इनको क्या करना पड़ेगा, स्कूल ये है बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब समुचित सरकार का दायित्व है कि वो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना करे 3 वर्षों में। ठीक है, और जो कक्षा 1 से 5 तक के हैं, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राथमिक है स्कूल, प्राथमिक स्कूल है, उनके लिए तो 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो 2 किलोमीटर है वो किसके लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6ठी से 8वीं तक भी संचालित हो, तो वो 2 किलोमीटर के दायरे में खोलने का प्रावधान अपने यहाँ पे है। तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये पूछा जाता है। तो ये बात लिखी गई है भाई, स्कूल खोलने की बात लिखी गई है धारा नंबर 6 में। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों का ये कर्तव्य है स्कूल एस्टेब्लिश को करने का। ठीक, अब धारा 7 क्या कहती है, 7 कहती है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा। क्या कहती है, वित्तीय और उत्तरदायित्व में हिस्सा। अब देखो 7 से तो क्या याद रह जाएगा आपको, तो 7 से याद रह जाएगा कि 7 फेरे लेने हैं। ठीक है, 7 फेरे लेने के लिए क्या पड़ेगा, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वित्त की, फाइनेंस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है 7 फेरे लेने के लिए। या फिर ऐसे भी देख सकते हो भाई 7 वंडर्स बनाए किसी ने, तो 7 अजूबे बनाने के लिए भी क्या है, फाइनेंस की, वित्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो वित्तीय अनुपात कितना हो, ये अपन को यहाँ पे ध्यान हो, तब अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो धारा 6 थी, तो 6 को भी आप ऐसे भी देख सकते थे कि 6 है। ठीक है, तो 6 लगाना जो है भाई क्या है, 6 है मतलब फिक्स करना है किसको, स्कूल को। 6 मतलब फिक्स स्कूल, वो भी कितनी कितनी दूरी में, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक वाला तो 1ली से 5वीं के लिए और 2 किलोमीटर वाला 6ठी से 8वीं के लिए। तो 6 से फिक्स स्कूल दो करने हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऐसे ही धारा 7 अपन को याद हो चुकी है कि 7 फेरे लेने हैं, चाहे 7 वंडर्स बनाने हैं, दोनों के लिए ही आपको जो भाई अपनी जेब देखनी पड़ेगी, कितना आपका जो है वित्तीय अनुपात है, कितना खर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, तो वित्तीय अनुपात 7 फेरे लेने के लिए धारा 7 किसकी बात करती है, फाइनेंस की वित्तीय अनुपात की बात करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई आरटी लागू करने के लिए जो धन उपलब्ध कराने का समवर्ती दायित्व है वो किसका होगा, कॉन्करेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो केंद्र और राज्य सरकार की होगी। जो आवश्यक धनराशि है उसका आकलन वगैरह कौन करेगा, तो ये करेगा केंद्र सरकार। ठीक है, पूंजी और आवर्ती खर्चे इसमें मिला दिए जाएँ तो उसका आकलन करेगा केंद्र सरकार। अनुदान की जो राशि है उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सलाह पर राज्यों को ये दी जाएगी। वित्त आयोग की सिफारिश जो है, इसके आधार पर अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, तो धन उपलब्ध जो कराया है या फिर राज्य के अन्य संसाधन के द्वारा, धन के द्वारा, और एनसीएफ का निर्माण वगैरह करना, शिक्षक प्रशिक्षण के मानक, तकनीकी सहायता वगैरह, इसके लिए केंद्र सरकार। तो ये सब अनुपात है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे आप डायरेक्ट बस ये याद रख सकते हो कि धारा 7 में 7 फेरे लेने हैं, तो उसके लिए अपन को वित्त देखना है। ठीक है, इस पर ज़्यादा माथापौड़ी नहीं करनी है। तो आगे अपन बस ये देख सकते हैं कि ये जो भाई आवश्यक पूंजी है, कैपिटल पूंजी और आवर्ती खर्चे जो है, इनका आकलन केंद्र सरकार ने कर दिया है। और बाकी जो है समय समय पर क्या करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो अनुदान का क्या है हिस्सा है वो कितना है, तो वो है अभी प्रेजेंट में 60-40। ठीक है, सेंट्रल का 60 है और अपने स्टेट का 60-40 का क्या है, ये अनुपात है अनुदान के लिए। केंद्र सरकार जो है संविधान के अनुच्छेद 280(3)(d) के तहत वित्त आयोग से राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के संदर्भ में सिफारिश कर सकती है। सिफारिश कौन करेगा, तो केंद्र सरकार से सिफारिश राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। किसके लिए, जो एक्स्ट्रा भाई रिसोर्स उपलब्ध कराने उसके लिए। अनुच्छेद 280(3)(d) है, राज्य सरकार उपधारा 3 के तहत अनुदान या अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लागू करने के लिए धन उपलब्ध करा सकती है। ठीक, अब देखें धारा 8। तो धारा 8 जो है ये क्या कहती है, समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं इसकी बात की गई है किसमें, धारा 8 में। अब इसमें आपको धारा 8, 9 और 10 एक साथ याद रखनी है, समुचित सरकार। और धारा 9 जो है, धारा 9 में यहाँ पे लिख देती हूँ और धारा 10 जो है शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो धारा 9 में तो क्या कहा है, स्थानीय प्राधिकारी जो हैं उनके कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और धारा 10 में किसके लिए कहा गया है, माता पिता के कर्तव्य, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही था, अपने तीनों के कर्तव्य बताया। अब यहाँ पे देखो तीनों के कर्तव्य के लिए अलग अलग धाराएं हैं। धारा 8 तो समुचित सरकार के हो गए, धारा 9 है स्थानीय प्राधिकारी के लिए और धारा 10 है माता पिता के कर्तव्य के लिए। अब याद कैसे रखना है कि देखो, याद कैसे रखोगे कि सर पर जो है किसका हाथ है, माता पिता का हाथ है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो सर से अपने याद हो जाएगा क्या, सर से ये समुचित सरकार, सर पर से ये प्राधिकारी, इसको पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। प्राधिकारी में आपको प्रा पर ऐसे दिख रहा है ना, तो ये है। तो यहाँ से ये लेना है, यहाँ से सरकार से ये सर लेना है, और यहाँ माता पिता। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको PDF में मिल जाए कि सर पर माता पिता का हाथ, माता पिता का हाथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर से तो हो गया 8वीं, और पर से हो गया अपने प्राधिकारी, और माता पिता से हो जाएगा अपनी क्या है 10वें नंबर की धारा। अब सर से आपको जो है, तो देखो, तो ये 8वीं धारा हो गई, और प्राधिकारी से अपनी 9th नंबर की हो गई, और माता पिता से हो गई 10th नंबर की, ठीक है। तो 8, 9 और 10, 7 तक तो आपको याद थी कि भाई 7 वंडर वाली बात हो गई थी, और उसके बाद में अपन को ये ध्यान रखनी है सीक्वेंस वाइज। तो तीनों एक साथ याद हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो समुचित सरकार के कर्तव्य अपन अब देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो जो भी सभी बालक हैं, सभी बालक, ठीक है, 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बालक हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक के लिए उपलब्ध कराएगा कौन, समुचित सरकार के ये काम होगा। लेकिन अगर माता पिता संरक्षक बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर गैर सरकारी सहायता स्कूल में भी प्रवेश दिलाते हैं, तो उन पर आने वाले खर्चे के पुनर्भुगतान के लिए सरकार के समक्ष वो दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी बालकों को भाई प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध तो करानी है, लेकिन भाई कोई माता पिता संरक्षक अगर किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में रखते हैं या फिर गैर सरकारी सहायता वाले स्कूल में रखते हैं, तो भाई वो पेरेंट्स जो है सरकार से ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे बच्चे की फीस वापस करो, माफ़ करो, ठीक है। तो उसके लिए सरकार यहाँ पे जवाबदारी नहीं देगी, उसके समक्ष वो दावा नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ये सब यहाँ पे स्पष्टीकरण में भी दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा के तहत, और प्रत्येक बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना सुनिश्चित करेगी। तो ये अनिवार्य शिक्षा के पद से मतलब है, इनका समुचित सरकार का दायित्व है ये सब, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए उनके आसपास ही स्कूल बनाएंगे, ये धारा 6 कहती है अपनी, ठीक है। और निर्बल और असुविधाग्रस्त जो बालक है उनमें भेदभाव नहीं करे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा में कोई बाधा नहीं आए, इसका ध्यान भी कौन रखेगा, समुचित सरकार रखेगी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो फंडामेंटल जो नीड है, आधारभूत सेवाएं जैसे कि सुविधाएं, जैसे विद्यालय भवन है, शिक्षक, अधिगम सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मेथड हैं, वो सारे के सारे भी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, समुचित सरकार की है। एज के अनुसार जो प्रवेश दिया बालकों को, तो उस पर बच्चों को समान स्तर पर लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, प्रक्रिया सुविधा तय करनी है, वो सब भी कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी। एज के अनुसार अपन ने प्रवेश दिया था ना, चिरायु धारा 4, तो वो ये लिखा है यहाँ पे, उसके अनुसार सेम लेवल पे लाने के लिए ट्रेनिंग कौन देगा, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, समुचित सरकार की। प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति वगैरह ये सब मॉनिटरिंग करेगी, और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले उनको, ये सब बात यहाँ पे की गई है। अब स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य रहेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ के, तो इनका काम ये रहेगा कि भाई जो भी, वही सेम बात लिखी गई है यहाँ पे, तो कि कोई भी माता पिता अगर प्राइवेट स्कूल में या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो सरकार के सामने यहाँ पे दावा नहीं कर सकते, ये स्थानीय प्राधिकारी के काम है एक। तो दूसरा देखते हैं कि वही है कि भाई उनके आसपास स्कूल हो, भेदभाव नहीं करे, ये सब सेम है। अलग क्या है यहाँ पे, स्थानीय प्राधिकारी जो भी क्या करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको तय तरीके से रिकॉर्ड करेगा, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग करता रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, और ये तरीका जो है राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। और बाकी ये सब बातें सेम टू सेम ही लिखी गई है, कोई अलग नहीं है। यहाँ अलग है, देखो, प्रवास माइग्रेशन पर जाने और आने पर परिवार के बच्चों को एडमिशन कौन दिलाएगा, भाई लोकल अथॉरिटी दिलाएगी। अगर स्कूल वाले प्रवेश नहीं देते तो ये काम किसका है, ये काम है स्थानीय प्राधिकारी का, लोकल प्राधिकारी का, जो भी अपने वार्ड पंच, सरपंच वगैरह ये सब आते हैं उनका, ठीक है। फिर विद्यालय में वर्ष पर्यंत क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, इसका शैक्षिक कैलेंडर भी यही तय करेंगे। अब माता पिता संरक्षक के कर्तव्य देखते हैं, माता पिता और गार्जियंस के जो भी कर्तव्य हैं, तो ये देखें, तो ये क्या होंगे कि भाई माता पिताजी जो हैं अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाएं और उनको नियमित विद्यालय भेजें, ये उनकी जिम्मेदारी है, किसकी, पेरेंट्स की, गार्जियंस की, ठीक है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है। धारा 11 की बात करते हैं, ये क्या कहती है, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। क्या है, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना है धारा 11 में। तो इसको कैसे याद रखोगे, धारा 11 को आप याद रख सकते हो कैसे, कि ये अपने पास में 1-1 रुपया, ठीक है, 1-1 रुपया जो है इससे जब अपन को मिलता था तो हम क्या करते थे, ये 1-1 रुपया लेके बड़े खुश हो जाते थे बचपन में, ठीक है। तो 1-1 रुपया जब मिलता था तो अपन क्या करते थे बचपन में, दुकान पे जाते थे। अब दुकान की जगह आंगनबाड़ी जाना है, कहाँ जाना है, आंगनबाड़ी में जाना है, 1-1 रुपया लेके, और 1-1 को मिला के कितना होता है, 11 होता है,
ठीक है। तो धारा नंबर 11 जो है आंगनबाड़ी प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। धारा 11 जो है समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा। तो विद्यालय पूर्व शिक्षा का मतलब आपको यहाँ पे क्या समझना है, ऑप्शन में दिखेगा तो आंगनबाड़ी आपके दिमाग में चमकना चाहिए। ठीक है, विद्यालय पूर्व शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी जो है एलिमेंट्री, जो अपन अर्ली चाइल्डहुड जो अपनी ये है ना एजुकेशन, इसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अपन ने NEP के फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने देखा था, NEP 2020 के। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। ओके, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप एजुकेशन में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, 3 वर्ष से ऊपर और 6 वर्ष से कम। ठीक है, 3 वर्ष से 6 वर्ष मतलब 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशन है वो देने के लिए समुचित सरकार क्या करेगी, ये करेगी भाई पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्री एजुकेशनल स्कूल मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भी क्या करेगी, यहाँ पे स्थापना करेगी। बाल वाटिका वगैरह ये सब जो है ना, उनकी स्थापना करने का काम कौन करेगा, समुचित सरकार का होगा। ठीक है, तो 11 से मतलब आपको समझना है विद्यालय पूर्व शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी, और 1-1 रुपया लेके आप कहाँ जाना है, आंगनबाड़ी जाना है। ठीक है, अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व है। तो जैसा कि आप शिक्षक बनने ही वाले हैं, बिल्कुल ये एक क्लास ही आप इसलिए ले रहे हैं कि आप शिक्षक बने भावी, और मेरी तो यही बेस्ट विशेष हैं कि आप ज़रूर शिक्षक बनेंगे अगर आप सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि वैकेंसीज अभी कम है, लेकिन आप अगर निश्चित प्रयास करते रहेंगे सही दिशा में तो ज़रूर आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो अध्याय नंबर 4 है विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व इसमें है। तो इसमें अपने सबसे ज़्यादा धाराएँ हैं, सबसे ज़्यादा धाराएँ भी इसमें हैं कितनी, 12 से लेकर 28 तक यहाँ पे धाराएँ हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके धाराओं को देखते हैं। तो देखो धारा 12 से लेकर 15 तक जो धाराएँ हैं वो स्कूल में प्रवेश से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड है सारी की सारी बातें। तो धारा 12 क्या कहती है, 12 में तो पहले ही बता दिया था भाई, ये 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 24 की जगह अपन को एक और बढ़ाना है यहाँ पे, तो ये 25%। ठीक है, तो 25% जो है निःशुल्क जो है सीटों पर क्या होगा, 25% सीटों पर निःशुल्क बच्चों को, दुर्बल वर्ग के बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा है यहाँ पर कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको 25% सीटों पर दुर्बल बच्चों को एडमिशन देना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो 12 दूनी 24 नहीं करना, 25 करना है, 25% हो जाएगा याद। 13 से क्या है, 13 से है कैपिटेशन शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया। कैपिटेशन शुल्क पहले बताया आपको, वही स्क्रीनिंग टेस्ट जो मतलब सॉरी कैपिटेशन शुल्क जो आपसे एग्ज़ाम फीस वगैरह, एडमिशन फीस वगैरह ली जाती है अलग से, तो वो सब कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा अनुवीक्षण प्रक्रिया हमने देखा था, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो कि या तो बच्चे की ले लेते हैं कोई स्कूल वाले, कोई पेरेंट्स वगैरह का इंटरव्यू ले लेते हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द हमने पहले पढ़े थे, तो अभी आपको रिकॉल हो गए, कैपिटेशन शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग प्रोसेस, ये यहाँ पे नहीं कर सकते। कौन सी धारा में कहा है, 13 में कहा है। क्या कहा है, धारा 13 में कहा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या गए, स्कूल में गए प्रवेश ले लाने के लिए, तो अब वहाँ पे जो स्कूल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे फ़ीस लेना चाह रहे हैं, उनका टेस्ट वगैरह लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो ये पढ़ के आए थे पहले ही RT वाला, तो फिर वो उनसे क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तेरी नहीं चलेगी, चुपचाप बिना फीस के मेरे बच्चे को एडमिशन दे दे। क्या बोला उन्होंने कि ज़्यादा नाटक कर रहा था स्कूल वाला, तो उन्होंने बोल दिया भाई कि तेरी नहीं चलेगी, यहाँ पे चुपचाप बिना एडमिशन, बिना फीस के एडमिशन दे दे, नहीं तो तेरी क्या कर देंगे भाई, शिकायत कर देंगे। ठीक है, तो 13 से अपने को याद रखना है कि तेरी नहीं चलेगी, बिना फीस के मतलब कोई कैपिटेशन फीस वगैरह नहीं लेना, उसके बिना एडमिशन दे दो। तो ये धारा 13 हो गई। अब 14 में क्या याद रखना है कि 14 में अपन को आयु का सबूत जो है वो यहाँ पे नहीं ले सकते। एडमिशन के टाइम पे बच्चे से आयु का सबूत वगैरह उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो 14 से आप याद रखोगे कि फोर्स नहीं, मतलब 14 को आप इंग्लिश में लिखो तो 14, तो 14 से याद आएगा कि फोर्स नहीं, 14 फोर्स नहीं किसके लिए, एज के सबूत के लिए। ठीक है, एज के सबूत के लिए फोर्स नहीं, 14 याद हो जाएगा, 1-2 बार दोहराएंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। धारा 15 क्या कहती है, 15 कहती है कि प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो जो आयु का सबूत नहीं मांग सकते, फिर एडमिशन देने से भी आप इनकार नहीं कर सकते हो, ये धारा 15 कहती है। और धारा 15 जो है उसमें प्रवेश की अंतिम तिथि क्या बताई थी, धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे अपन देखेंगे कि 30 सितंबर बताई है, लेकिन अभी जो भाई ये तो बाद में संशोधन वगैरह हो गए हैं इसमें, तो 15 दूनी 30 आप याद रखोगे वैसे, लेकिन अभी तो वर्ष पर्यंत ही जो है कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूछ ले कि भाई कौन सी तारीख तक था पहले अंतिम तिथि, लास्ट डेट एडमिशन की, तो 30 सितंबर था।
धारा 15 थी, दोगुना करा, 30 सितंबर लास्ट डेट थी किसकी, एडमिशन की। ओके, तो ये चारों की चारों 2 धाराएं हैं वो स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि अब स्कूल में एडमिशन ले लिया बच्चे ने, अब क्या करेगा वो। तो विद्यालय में आने के बाद विद्यालय के कर्तव्य, ठीक है, विद्यालय के कर्तव्य देखने हैं यहाँ पे, बच्चे के नहीं, सॉरी है ना। धारा 16 और 17 2 धाराएं हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा भाई, स्कूल वाले बच्चे को रोक भी नहीं सकते, फेल नहीं कर सकते, और निष्कासन का प्रतिषेध है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे फेल भी नहीं किया जा सकता है और स्कूल से भी नहीं निकाला जा सकता, ये सारी बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये 2019 में संशोधन करके किया गया है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि 16 की उम्र है, ठीक है, बच्चे की उम्र अभी कितनी है, 16 की उम्र है, और 16 की उम्र में उसको भाई फेल भी नहीं कर सकते, ठीक है, 16 की उम्र में फेल नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा गया है। धारा 17 क्या कहती है, 17 में जो है शारीरिक और मानसिक दंड से प्रतिषेध है। क्या है, शारीरिक और मानसिक दंड जो है उससे प्रतिषेध है, मतलब ये आप नहीं कर सकते बच्चे को, ना तो फिजिकली और मेंटली जो है पनिशमेंट आप दे सकते हो। तो बच्चे के जो भाई टीचर के पास जो भी हथियार थे वो सारे इन्होंने एक तरह से यहाँ पे छीन लिए हैं। धारा 16 में तो क्या किया, बच्चे को ना तो फेल कर सकते हो, डरा ही नहीं सकते, वो पढ़ता ही नहीं है, ना तो उसको फेल कर सकते हैं, ना उसको स्कूल से निकालने के लिए बोल सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत तो डर के पढ़ ले, ये दोनों ही धारा 16 में लिख दिया। फिर धारा 17 में बच्चा कुचा और ले लिया कि शारीरिक और मानसिक दंड से भी प्रतिषेध। पहले जैसे भाई पहले स्कूल थे तो उनमें क्या करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे तो बच्चों को मारा जाता था, उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता था। तो वो सब भी अभी बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चा भाई कोई गलत कदम ना उठा ले परेशान होकर के, इसलिए ये सारे लागू किए हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ही बेकार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, पर इसके वजह से अभी कोई भी वो है ही नहीं कि भाई 8वीं क्लास तक भी अपन फेल नहीं होंगे, तो पहली से 8वीं तक तो वैसे ही उनको धक्का दे के निकाल दिया जाता है। फिर बात आती है 9th 10th की। तो 9th 10th वाले जो भी टीचर है बनेंगे भाई 2nd ग्रेड में, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ तो क्या करना है, एक क्लास में रखना ही नहीं है उनको, यहाँ पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी में चलते जाओ, फेल तो कर नहीं सकते। लेकिन जब बच्चा फिर पहली से 8वीं तक पढ़ के ही नहीं आया, तो फिर 9th 10th में उसका पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और फिर टीचर्स को बोला जाता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 100% रहना चाहिए। अब बच्चे को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, और फिर वो उसकी आदतें भी तो ख़राब हो गई। पहला तो जो है बच्चा पढ़ा ही नहीं, पहली से 8वीं तक उसने पढ़ाई नहीं करी, बेसिक्स जो हैं बिल्कुल ही उसको नहीं आते हैं। अब 9th क्लास में और 10th क्लास में जो भी टीचर है भाई, उनके ऊपर फिर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको 100% रिजल्ट आपका क्यों नहीं रहा है, इसका कारण बताइए, ये नोटिस उनको थमा दिया जाता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है, एक तरह से सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने ये सब कर दिया, बच्चे का डर ही खत्म कर दिया। अब बच्चा 9th 10th में भी नहीं पढ़ता है, चाहे शिक्षक कितनी ही मेहनत कर ले, बच्चे को ध्यान तो थोड़ा सा तो खुद का लगाना ही पड़ेगा, चाहे टीचर कितने इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा ले, बच्चे को स्कूल ही नहीं आना है, कुछ भी है, ठीक है, तो फिर शिक्षक इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे तैसे 9th 10th में भी पास कर दिया उसको धक्का दे के, थोड़ा बहुत सिखा के जैसे तैसे, तो 100% रिजल्ट नहीं दिया तो भी टीचर्स को है बोलेंगे। तो 2nd ग्रेड वाले जो भी शिक्षक है भाई, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट से हो। और अगर बात करें भाई मैथ्स वाले हो गए शिक्षक, साइंस वाले, तो उनको तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाकी हिंदी संस्कृत वगैरह जो है, और इंग्लिश वाले जो है, ठीक है, तो इन सबको भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर 11th 12th में तो क्या है, थोड़ा सा फिल्टर लग जाता है ना, 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट आ गया तो सर फिर क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो पढ़ना सीख गए, चलो बोर्ड का डर था, तो 11th 12th में फिर से थोड़ी सी दिक्कत कम आती है। तो ये जो है, चलिए ये तो बाकी रियलिटी है, पर सरकार ने ये सब किया है, तो इनके लिए भी थोड़ा सा संशोधन वगैरह अब इन्होंने किया है, तो वो अपन आगे देखते रहेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं भाई धारा 16 को याद कैसे करना है। 16 को याद करना है, 16 की उम्र में किसी को फेल नहीं करना, ठीक है। और 17 को कैसे याद रखेंगे कि 17 जो है उसमें किसको खतरा है, बच्चों को खतरा है, बच्चों की तो बात कर रहे हैं। तो 17 तो नाम सुनते ही अपने को क्या याद आता है कि खतरा है, 17 खतरा, तो 17 है खतरा, तो बच्चों को खतरा बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना है, मतलब शारीरिक और मानसिक दंड उनको बिल्कुल भी नहीं देना है ना। अब धारा 18 की बात करते हैं। तो धारा 18 से लेकर के जो 22 तक की है वो बताएगी कि विद्यालय क्या करेगा। धारा 18 से 19 मतलब 22 तक की जो धाराएं हैं ये हमें बताएगी कि विद्यालय क्या क्या कर सकता है। तो धारा 18 कहती है कि विद्यालय को मान्यता प्राप्ति क्या है, वैलिडेशन की बात करती है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की बात धारा 18 अपनी करती है। धारा 19 विद्यालय के मान और मानक जो है इसके लिए बात करती है, किसके लिए, मानक जो है स्टैंडर्ड्स के लिए बात यहाँ पे करती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 19 लिखेंगे, ठीक है, 19 को 19 लिखेंगे अपन, हिंदी में नहीं लिखेंगे 19 लिखेंगे। 19 से अपन क्या यहाँ पे देखेंगे, ये तीन से अपन लेंगे 3, ठीक है, 3 से क्या लेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष में क्या करना है, मानक पूरे करने हैं,
क्या करने हैं, 3 वर्ष में मानक पूरे करने हैं। तो 9 से हमने ध्यान रखा 3 से 3 वर्ष में मानक पूरे करने, किसको, स्कूल को। तो विद्यालय क्या करेगा, 19 में विद्यालय जो है वो अपने स्टैंडर्ड वगैरह पूरे करेगा। पहले तो वैलिडिटी वगैरह की बात करेगा, जब वैलिडिटी मिल गई, मान्यता मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब उसको स्टैंडर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना। तो बस यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो मान्यता संबंधी बात है वो सब है। और बिना मान्यता के अगर कोई जो है स्कूल चलाता है तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना, 1 लाख रुपए तक का तो जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर जब बोल दिया तब भी स्कूल चला रहा है तो एक दिन के हिसाब से मतलब 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है और स्कूल चला रहा है तो उस तारीख से, ठीक है, 1 लाख रुपये जुर्माना और 10,000 रुपये पर डे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वरना उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी उस स्कूल की। आगे देखते हैं धारा 20। धारा 20 कहती है अनुसूची में संशोधन की शक्ति। क्या कहती है, अनुसूची में जो है संशोधन की शक्ति के बारे में बात करती है धारा 20। तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे याद रखेंगे अपन, 20। तो 20 में क्या याद रखेंगे, K20, क्या याद रखेंगे, K20 याद रखेंगे। K20 क्यों याद रखे अपन ने, के से यहाँ पे याद रखना है अपन को कि ये शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास। अनुसूची में संशोधन की शक्ति होगी केंद्र सरकार के पास। और धारा याद रखनी है 20। तो 2020 बिस्कुट है ना, वो याद रख लो। अब 2020 की जगह अब कोई बोल रहा है 2020 क्यों लाए, 2020 थोड़ी मंगाया था, 2020 क्यों लाए, तो क्यों से आप याद रख लो के, ठीक है, जैसे भी याद रहे वैसे याद रख लो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना है, वहीं ये नहीं पूछ रहा आपने कैसे याद रखा था, ठीक है। तो ये हो गया। धारा 21 देखो, धारा 21 तो सबको याद होगी, वैसे आपने पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, धारा 21 में अपन उसकी बात करते हैं। तो एसएमसी के गठन की बात धारा 21 में है, जो कि अपना आगे दिया गया है सिलेबस में, तो पढ़ेंगे और विस्तार में। धारा 22 कहती है विद्यालय विकास समिति। क्या कहती है, विद्यालय विकास समिति। तो ये तो होती है भाई 1 से 5वीं के लिए, और ये जो है अपने किसके लिए रहेगी, SDMC है ना, ये रहेगी 1 से 8वीं के लिए। ओके, तो ये अपन देखेंगे SDMC और SMC। तो SMC का तो यहाँ पे 21 में दिया है और SDMC का यहाँ पे इसमें दिया है। तो देखो इसको याद भी ऐसे रख सकते हो, SMC में 3 अक्षर है तो यहाँ पे 21 मतलब धारा 21 है, ठीक है, धारा 21 है, SMC है, और यहाँ पे धारा 22 है, और यहाँ पे अक्षर कितने हैं, SDMC में 4 अक्षर है। ओके, तो ऐसे थोड़ा सा जैसे भी जुगाड़ बने आपसे, यहाँ पे 3 अक्षर है, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 4 मतलब 4 अक्षर है तो ये 4 हो गया, धारा 22। ओके, अब आगे देखते हैं जो लास्ट पार्ट है अपना इसका, अध्याय नंबर जो 4 देख रहे हैं अपन, उसका शिक्षक, ठीक है। टीचर्स के बारे में क्या बोला है, तो धारा 23 कहती है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं होंगी, योग्यता क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा भाई, जो मिनिमम उनकी योग्यताएं हैं, पद हैं, वेतन, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है धारा 23 में। अब धारा 24 में क्या कहा है, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने के बारे में कहा है, ठीक है, दायित्व जो है और कर्तव्य उनको और उनकी शिकायतों को दूर करने के बारे में कहा है। धारा 25 क्या कहती है, 25 कहती है छात्र शिक्षक का अनुपात। क्या है, जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो यहाँ पे बोला गया है, विद्यालय के मानक वगैरह, ठीक है। तो छात्र शिक्षक के अनुपात या फिर विद्यालय के मानक से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो अपन देखते हैं ना वो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, तो वो सब बात करेंगे अपन कि 60 बच्चे हैं तो उस पर 1 शिक्षक रहेगा, फिर 61 से 90 तक हो गए तो 2 शिक्षक, तो वो सब बात आगे अपन कर लेंगे। अभी अपन सिर्फ धाराएं याद कर रहे हैं यहाँ पे। फिर धारा 26 क्या कहती है, धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियाँ जो हैं उसको भरा जाना है। क्या है, जो भी भाई वेकेंट पोस्ट चल रही है उनको भरा जाना है, लेकिन सरकार तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है भाई, सरकार के तो कुछ अलग ही चल रहा है। तो वैसे ये होना चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो अपन को तो भाई देखना है भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो धारा 26 है, जो वेकेंट पोस्ट है उनको भरना है। 10% से ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली नहीं रह सकती, पर 10% का इससे ज़्यादा ही खाली रह रही है, ठीक है। धारा 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजन जो है उसके लिए प्रतिषेध है। गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध है, मतलब सीधा सा ये है कि भाई जो भी शैक्षिक गतिविधि नहीं है उससे अलावा जो भी कुछ काम है वो टीचर से आप नहीं करा सकते, जैसे कि उनको जनगणना में, आपदा में और चुनाव में लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे पहले पल्स पोलियो में ड्यूटी लगा देते थे, कहीं और ड्यूटी उनकी लगा देते थे, तो वो सब नहीं कराने सकते अब, ठीक है। सिर्फ 3 ही जगह लगा सकते हैं, JAC से आप याद रख सकते हो उसको। J से जनगणना, A से आप याद रखो आपदा, और C से रखो चुनाव, ठीक है। तो जनगणना, आपदा और चुनाव, इसके अलावा कहीं पर भी उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। किसकी, शिक्षकों की, जो कि आप बनने वाले हैं। धारा 28 में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध, ठीक है।
शिक्षक क्या नहीं कर सकते भाई, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बात धारा 28 में बोली गई है। जैसे कोई भी टीचर हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं, अगर स्कूल में तो नहीं पढ़ाते और उन बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आप मेरे घर पे कोचिंग आइए, प्राइवेट ट्यूशन आइए, तो वहाँ पर ही आप आएंगे तो मैं आपको अच्छे नंबर दूंगा। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, उसको यहाँ पे बोला है कि प्राइवेट ट्यूशन पे प्रतिषेध है। बाकी के जो भाई अगर टीचर हैं वो अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ा रहे हैं या फिर किसी अलग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को अलावा पढ़ा रहे हैं, तो फिर उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो वही बात है कि भाई स्कूल के बच्चों को ही घर बुला के प्रेशराइज करके नंबर्स के बहाने उनको, तो वो सब बात यहाँ पे गलत है। ये धारा 28 में शिक्षकों के लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप जो ये रिक्ति वाला है और ये तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, एक शब्द लिखती हूँ मैं, रीजन। ठीक है, रीजन, टीचर्स को रीज़न बताना है, ऐसे आप याद रख लो। ठीक है, टीचर्स के लिए है रीजन, रीजन से आपको याद रखना है री फॉर रिक्तियाँ। ठीक है, वैकेंट पोस्ट वाला है ये। जैसे क्या याद रखेंगे, जैसे जनगणना वगैरह जो आपदा है उसमें नहीं लगा उसमें ही लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और न से आपको क्या याद रखना है, न से निजी ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन जो है ये याद रखना है। ठीक है, तो रिक्तियाँ, जनगणना और निजी ट्यूशन। अब यहाँ पे साथ में याद रखना है क्या, रीज़न बटा, रीज़न बटा क्या याद रखोगे आप, 6, 7, 8। ठीक है, रीज़न बटा 6, 7, 8 याद रखो। अब यहाँ पे 6, 7, 8 तो अपन ने पहले याद ही कर ली है, तो रीज़न बटा डायरेक्ट आप ये याद रख लो। चलो 26, 27, 28 ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो रीजन से री से आ जाएगा मतलब वैकेंट पोस्ट, रिक्ति जो 10% से ज़्यादा नहीं रह सकती, धारा 26 हो गई। जैसे जनगणना वाला आपदा वाला हो गया अपना गैर शिक्षक कार्य, तो 27 हो गई। और न से आपको याद रखना है 28, मतलब प्राइवेट ट्यूशन पे प्रतिषेध करना है। ठीक है, तो 26, 27, 28 आपको आराम से याद हो चुकी है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है, छात्र शिक्षक अनुपात में आपको क्या याद रखना है, 2:5 का अनुपात है, ऐसे याद रखना है। छात्र शिक्षक का कितना, 2:5 का अनुपात है। ठीक है, फिर चॉइस में आपको याद रखना है शिक्षक को कर्तव्य और शिकायत को दूर करना है। 2-4 कर्तव्य हैं वो आपको अच्छे से निभाने हैं और बच्चों की जो प्रॉब्लम वगैरह वो सब दूर करनी है। धारा 23 में आपको नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ वगैरह चाहिए। ठीक है, तो 2-3 डिग्री जो आप अगर लेंगे, जैसे आपने भाई क्या करा, पहले आपने 12th पास कर ली। ठीक है, 12th पास करने के बाद में किसी ने BSTC की है, किसी ने क्या किया है, तो ये अपने पास में 10वीं पास करी, फिर 12वीं, फिर BSTC। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई L1 वाले। फिर अगर अपन बात करें 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, और इसके बाद में अगर अपन बात करें BSc, किसी ने BSc B.Ed की है या फिर अब किसी ने BSc की है, अलग से B.Ed की है, तो इसको अपन एक ही मानेंगे। तो 2-3 डिग्री ली ना आपने, 2-3 डिग्री, तो इससे आपका क्या हो गया, नियुक्ति के लिए अर्हताएँ हो गई। तो ऐसे आप थोड़ा सा जो है इनको पोस्टमार्टम करके याद रख सकते हो। बाकी आपने जैसे भी याद कर रखा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो है आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैटर ऑलरेडी हो गया है आपके पास में, और अभी मैं आपको कराऊंगी तो फिर आपको क्लास बहुत ज़्यादा लंबी लगेगी। ठीक है, अभी हमको लगभग 1 घंटा और लगेगा अच्छे से चीज़ों को देखने के लिए। तो आप ये ना समझे कि भाई हमें छोटा छोटा जो है 10-15 मिनट की वीडियो बता के और हमारा काम चला दे, तो भाई ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपको क्लास एक दिन लेट मिल जाए पर अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं कि जितनी भी भाई अपन ने 28 तक धारा तो याद कर ली है, वो सब आपको अच्छे से समझ में आई है कि नहीं आई है। कल अपन वापस से भाई अपना जो है चैप्टर नंबर 4 जो है ना, इसका डिटेल में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो भी अपना बच गया है 4, 5, 6, 7 चैप्टर। ठीक है, कल की क्लास में इसको एंड करेंगे। ऐसे ही अपन RTE 2011 जो है अपना, ठीक है, राजस्थान के लिए जो है राजस्थान अधिनियम जो है ये वाला भी कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आप आराम से बने रहिए। जो आपसे बोला है कि भाई 50 अंक का मैटर जो है आपका, ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है 50 अंक का मैटर, वो पूरा मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समय अपनों को लग सकता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपको एक क्लास मिल ही जाए, कैसे भी, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह। ठीक है, तो बिल्कुल, लेकिन आपको भी साथ में थोड़ा सा सहयोग करना है। सहयोग कैसे करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाना है, हाइप करना है और एक लाइक करना है। ठीक है, तो बस इतना सही आपसे सहयोग चाहिए। बाकी आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और जो 50 अंक से ज़्यादा का पार्ट है भाई, उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है। बाकी जो भी प्लेलिस्ट अपनी पड़ी हुई है वो आप देख सकते हो। चाहे आप राजस्थान भूगोल के लिए कुछ टॉपिक करवाए हैं तो वहाँ आप अगर हेल्प लेना चाहते हो तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट है, वो सब के लिए सेम है, सेम टॉपिक सब में लगते हैं, वो देख सकते हो। कला संस्कृति पर 15 मिनट शो में करवाई हुई है बहुत सारी, राजस्थान की 10th की क्लास से ही, उसी से क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के। तो ये सब ऑलरेडी मैटर अपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा साइकोलॉजी भी करवाई हुई है,
तो उसकी भी अलग प्लेलिस्ट पड़ी है, दिशा के क्वेश्चन भी उसमें है। तो भाई मैटर आपके पास खूब सारा है, अगर आप चाहो तो वही आराम से कवर कर सकते हो। बाकी आपने खुद ने कहीं से भी पढ़ रखा है तो उसको ही रिवाइज कीजिए, ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में ना ही पढ़ें तो अच्छा है। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है भाई, जैसे ये RT वाला पार्ट है, NEP वाला है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्या समझने की हैं, कुछ नई चीज़ें हमें इसमें मिल जाती है। बाकी जो स्टैटिक पार्ट है तो वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।